Hello, replicators. Welcome back to Replicating Minds once again. Today, we will discuss part 3 of chromatography, and this is the lecture number 2 of techniques. Okay, तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेनली आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को, एंड इट इज़ क्लासिफाइड अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी. पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ क्रोमेटोग्राफी, राइट, जिसमें हमने मेनली स्टेशनरी फेस, मोबाइल फेस, रिलेटिव फ्रंट, प्लेनर क्रोमेटोग्राफी, पेपर और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में डिस्कस किया था. और पार्ट 2 में हमने साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी के बारे में डिस्कस किया था. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप जाकर बायोफिजिकल टेक्निक्स के प्लेलिस्ट में डायरेक्टली जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से उनको वीडियो को देख सकते हो, राइट. तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसमें हम बात करेंगे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को. तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में आयन एक्सचेंज, आयन का मतलब क्या होता है? आयन का मतलब होता है चार्ज. ओके, क्या होता है? चार्ज. तो यहाँ पर हम जो यूज़ करते हैं इस क्रोमेटोग्राफी को, वी यूज़ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी टू सेपरेट चार्ज मॉलिक्यूल्स, है ना. पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स को या नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स को सेपरेट आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी. तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको कैटायन बोला जाता है, और जो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एनायन बोला जाता है ना. तो जैसे बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कभी कभी कि वो एनायन और कैटायन के बीच में कन्फ्यूज हो जाते हैं. तो आपकी कन्फ्यूजन को चलिए क्लियर करते हैं जल्दी से. तो आपको मैं एक एग्जांपल देके समझाऊंगा, जिससे आपको हमेशा के लिए ये याद हो जाएगा कि नेगेटिव का मतलब एनायन होता है और पॉजिटिव का मतलब कैटायन होता है ना. जैसे कि आपने कुछ टर्म सुने होंगे, जैसे कि एन एरोबिक, है ना, एन ऑक्सीजेनिक, राइट, सुना होगा आपने. तो एन एरोबिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? एन एरोबिक का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या लैक ऑफ ऑक्सीजन. मतलब वहां पर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है. और एन ऑक्सीजन का मतलब भी वही होता है. अगर ऑक्सीजन है तो आप क्या यूज करते हो? टर्म एरोबिक. मतलब वहां पर ऑक्सीजन है. तो मतलब जहां पर आपने एन लगा दिया, ए एन एन, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? लैक, कमी को, या एब्सेंस को. समझ रहे हो इस चीज को, है ना. तो वैसे ही जहां पर जो अपना चार्ज लूज कर देता है, जहां पर चार्ज की कमी हो जाती है, वहां पर देखो एन लगा दिया जाता है. आयन का मतलब क्या होता है? चार्ज. अगर आपने एन लगा दिया मतलब एनायन हो गया, मतलब चार्ज अब वहां से चला गया है, उसने अपना चार्ज लूज कर दिया, इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव आ गया है ना. लैक ऑफ चार्ज, एब्सेंस ऑफ चार्ज, तो वो एब्सेंस ऑफ चार्ज का मतलब नेगेटिव हो गया. नेगेटिव का मतलब हमेशा हम किससे डिनोट करते हैं? लूज ऑफ समथिंग, राइट. तो जब एन लगा रहे हो एनायन, तो मतलब लैक ऑफ चार्ज या एब्सेंस ऑफ चार्ज, इसीलिए आप उसको नेगेटिव बोलते हो. तो अगर आपको एनायन याद रहेगा तो हमेशा आपको कैटायन याद रहेगा. अब आपको समझ में आ गया होगा कि एनायन का मतलब होता है नेगेटिव, और कैटायन का मतलब होता है पॉजिटिव. ओके, तो ये बेसिक चीज़ें थी, ये आपको पता होनी चाहिए. और छोटी छोटी कन्फ्यूजन क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, ताकि वो बाद में कुछ आपको बेसिक और एडवांस टॉपिक समझने में प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, है ना. तो अब जैसे कि आपको समझ में आ चुका है कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को हम यूज करते हैं टू सेपरेट द चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स. ओके, तो यहाँ पर देखो कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, वो या तो पॉजिटिवली चार्ज होंगे या तो नेगेटिवली चार्ज होंगे. नेगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे. ओके, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स को आप क्या बोलते हो? एनायन बोलते हो. और पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स को आप क्या बोलते हो? कैटायन बोलते हो, राइट. ओके, तो यहाँ पर जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होती है वो दो टाइप की होती है. कौन कौन सी? तो एक होती है एनायन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी, और एक होती है कैटायन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी. आपने सुना होगा. तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि कब आपको कैटायन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी यूज करनी है और कब एनायन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी यूज करनी है. तो बहुत ही सिंपल है. आपको जो मॉलिक्यूल सेपरेट करना है, अगर आपको नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल सेपरेट करना है, तो उसको आप क्या बोलते हो? एनायन. तो याद रखना दोस्तों, अगर आपको एनायनिक मॉलिक्यूल सेपरेट करना है तो आपको हमेशा एनायनिक एक्सचेंजर यूज करना होगा. एनायन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी, इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगी. जो मॉलिक्यूल सेपरेट करना है
वही क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक आपको यूज करनी है। एनायन एक्सचेंज करना है तो एनायनिक एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी, कैटायन को सेपरेट करना है तो कैटायन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी। समझ रहे हो? अब एक एक करके हम एनायन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी के और कैटायन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी के बारे में अच्छे से समझेंगे, है ना? तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम एनायन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी के बारे में, राइट? एनायन एक्सचेंजर, तो यहां पर जो एनायन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी होता है, इस उसके बारे में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे कि सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है एनायन एक्सचेंजर के बारे में, एनायन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी के बारे में, वो ये है कि इट इज यूज टू सेपरेट एनायंस। समझ में आया? मैंने भी आपको बताया था, अगर आपको एनायन सेपरेट करने तो आपको क्या यूज करना होगा? एनायन एक्सचेंजर, है ना? एनायंस का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव, राइट? फिर इसको हम एनायन एक्सचेंजर को ही हम बेसिक आयन एक्सचेंजर भी बोलते हैं। अब ऐसा क्यों बेसिक आयन एक्सचेंजर क्यों बोलते हैं, तो ये भी आप समझिए अच्छे से। तो अगर आपको पीएच का कंसेप्ट पता हो तो आपको पता है कि जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका 0 pH, ठीक है? अगर आप 14 की तरफ चलेंगे, pH 14 की तरफ, है ना? तो ये pH 14 जो होता है ये कैसा होता है? बेसिक पीएच होता है। और 0 की तरफ आप चलेंगे जितना ज्यादा तो वो हो जाएगा आपका एसिडिक। सॉरी, 0 नहीं होता, 1 pH, 1 pH। तो 1 की तरफ अगर आप मूव करोगे तो वो आपका क्या होता है? एसिडिक पीएच। और 7 जो होता है आपका वो होता है न्यूट्रल पीएच। ये आपको पता होगा, ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं। अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो देखिए, बेसिक पीएच में क्या होता है, जिस भी सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का पीएच बेसिक होता है मतलब क्लोज टू 14 होता है, उसमें OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई होता है। और जिसका एसिडिक पीएच होता है, जिस सॉल्यूशन का एसिडिक पीएच होता है, वहां पर H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है ना? तो यहाँ पर देखिए कैसा आयन ज्यादा प्रेजेंट है? नेगेटिव आयन बेसिक पीएच में। नेगेटिव का मतलब बेसिक पीएच, है ना? और आपको यहाँ पर कैसे मॉलिक्यूल को सेपरेट करना है? एनायनिक मॉलिक्यूल को, मतलब नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स को। तो नेगेटिव का मतलब, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल का मतलब बेसिक आयंस। तो यहाँ पर आपको किसको एक्सचेंज करना है? बेसिक आयंस को एक्सचेंज करना है। इसीलिए एनायन एक्सचेंजर को बेसिक आयन एक्सचेंजर भी बोला जाता है। ओके। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि एनायन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे। एनायन एक्सचेंजर इज नॉट एनायन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है? क्योंकि यहां से आपकी कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी कि एनायन एक्सचेंजर किसको बोला जाता है, कैटायन एक्सचेंजर किसको बोला जाता है, कब यूज करते हैं। तो बस आप ये लाइन याद रखेंगे, आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। एनायन एक्सचेंजर इज नॉट एनायन। ओके। मतलब यहां पर देखो कि जो एनायन होता है, एनायनिक मॉलिक्यूल जिसको आपको सेपरेट करना है, वो उसका चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव, राइट? तो जब एनायन मॉलिक्यूल का चार्ज नेगेटिव होता है तो उसके लिए जो आप एक्सचेंजर यूज कर रहे हो वो हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि एनायन एक्सचेंजर इज नॉट नेगेटिव, इज नॉट एनायन। तो जब एनायन एक्सचेंजर एनायन नहीं है तो क्या है? कैटायन है। ओके। तो उसका चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव, राइट? वैसे ही आपको कैटायन के लिए याद रखना है कि कैटायन एक्सचेंजर इज नॉट कैटायन। तो बस ये दोनों लाइंस आपको याद रखनी है और आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो यहाँ पे ये एनायन एक्सचेंजर पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि आपका जो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स है वो हमेशा किससे बाइंड करेगा? अपने अपोजिट वाले चार्ज मॉलिक्यूल के साथ, है ना? तो नेगेटिव चार्ज हमेशा किससे बाइंड करता है? पॉजिटिव चार्ज से। तो इसको सेपरेट करने के लिए आप जो एक्सचेंजर यूज कर रहे हो उसका चार्ज कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, राइट? अब हम बस यहाँ पर हम एनायन एक्सचेंजर इसलिए बोलते हैं ताकि, क्यों? क्योंकि हम इसको एनायन को सेपरेट करने के लिए कर रहे हैं, बट इसका चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा ताकि ये एनायनिक मॉलिक्यूल से बाइंड कर सके, राइट? अब मैं जब आपको इसका सेटअप समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पर देखो,
इसका सेटअप कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ पर हम यूज़ करते हैं जेल बीड्स को प्लस एनायन एक्सचेंजर को एज स्टेशनरी फेस। इन दोनों को मिलाकर हम स्टेशनरी फेस बोलते हैं। तो जो एनायन एक्सचेंजर होता है वो यहाँ पर आपका लाइगेंड होता है ना। अब कैसे यूज़ करते हैं, तो जैसे ये हो गई आपकी जेल बीड, जेल की बीड हो गई। बीड्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, है ना। तो ये जो होता है वो आपका एक्ट करता है सपोर्टिंग मटेरियल। ये आपका स्टेशनरी फेस नहीं है, ये क्या है आपका एक सपोर्टिंग मटेरियल है। जैसे आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी में पेपर क्या था, सपोर्टिंग मटेरियल, है ना। और पेपर के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, सेल्यूलोस, जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड थे, वो था स्टेशनरी फेस। वैसे यहाँ पर जेल की बीड्स क्या है, सपोर्टिंग मटेरियल। इसके साथ जो लाइगेंड अटैच्ड है दैट इज एनायन एक्सचेंजर, वो है आपका स्टेशनरी फेस। तो यहाँ पर जो लाइगेंड होता है, जो एनायन एक्सचेंजर होता है, वो एक केमिकल मॉलिक्यूल होता है ना। तो वहाँ की कौन कौन से आप एनायन एक्सचेंजर यूज कर सकते हो उसका एग्जांपल मैं अभी आपको दूंगा। यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर जो लाइगेंड अटैच होता है वो कुछ इस तरीके से हो सकता है, केमिकल, है ना। CH2 हो गया आपका N पॉजिटिव, यहाँ पर H, CH2, CH3, CH2, CH3। तो ये जो है आपका, ये है आपका, ये वाला जो है ये है आपका लाइगेंड, और यही होता है आपका एनायन एक्सचेंजर। अब ध्यान से समझो, इस पे क्या चार्ज है, देखो यहाँ पे ध्यान से, पॉजिटिव चार्ज है ना। तो मतलब कि ये जो लाइगेंड है ये किससे बाइंड करेगा, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल से, मतलब सिर्फ एनायन से बाइंड करेगा, इसलिए इसको एनायन एक्सचेंजर बोला जाता है। तो अब जैसे यहाँ पर आपके सैंपल में नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स भी हैं, पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स भी हैं सैंपल में आपके मिक्सचर में। तो जब आप इस बीट से बाइंड करवाओगे तो इससे सिर्फ कौन बाइंड होगा, नेगेटिवली चार्ज, ओके। और पॉजिटिवली चार्ज नहीं बाइंड होंगे, वो बाहर निकल आएंगे, राइट। तो आपको अब ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि अगर आपको नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल को सेपरेट करना है, मतलब एनायनिक मॉलिक्यूल को सेपरेट करना है, तो आपको एनायन एक्सचेंजर यूज करना होगा। और एनायन एक्सचेंजर का चार्ज हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव, राइट। तो अब आपको आई होप कि वो लाइन का मतलब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एनायन एक्सचेंजर इज नॉट एनायन, है ना। ये क्या है दोस्तों, एनायन एक्सचेंजर है, और ये एनायन नहीं है। क्यों, क्योंकि इस पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, ओके। अब कुछ एग्जाम्पल आप देखो यहाँ पर कि किस किस टाइप के एनायन एक्सचेंजर को आप यूज कर सकते हो, कौन कौन से एनायन एक्सचेंजर मार्केट में कमर्शियली अवेलेबल है। तो एक तो आता है DEAE सेल्यूलोज। और ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ ये नाम दे दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि ये एनायन एक्सचेंजर है या कैटायन एक्सचेंजर है। तो वो मैं आपको समझाऊंगा कैसे आपको याद रखना है ना। QAE सीफाडेक्स, आपने देखा होगा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। और तीसरा हो गया क्यू सीफा रोज। तो इसमें से कोई नाम आपको दे देंगे और पूछेंगे कि बताइए ये कैटायन एक्सचेंजर है या एनायन एक्सचेंजर है। तो आप हमेशा रट के जाते होगे कि DAE सेफरोज क्या होता है, सेलुलोज क्या होता है, एनायन एक्सचेंजर होता है। QAE सिफेडेक्स क्या होता है, एनायन एक्सचेंजर होता है। ये एनायन एक्सचेंजर होता है, ये कैटायन एक्सचेंजर होता है। तो ऐसे सुबह सुबह उठते हो और रट्टा मारते हो, है ना। और फिर एग्जाम में जाके फिर से कंफ्यूजन हो जाती है, आपको भूल जाते हो। तो आज के बाद कभी भी ऐसा आपके साथ नहीं होगा, इसकी 100% गारंटी देता हूँ। बस क्या करना है आपको, बेसिक चीज को यहाँ पर ध्यान से समझना है। इसकी फुल फॉर्म देखो क्या है, इसमें क्या चीज आ रहा है, उससे आपको याद हो जाएगा कि ये कैटायन एक्सचेंजर है या एनायन एक्सचेंजर है। तो DEAE, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डाई इथाइल अमीनो इथाइल। तो यहां पर देखो क्या आ रहा है, अमीनो, अमीनो ग्रुप आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है, ए में क्या है, अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप का चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। तो जब ये पॉजिटिव है तो मतलब ये क्या है, एनायन एक्सचेंजर। क्यों, क्योंकि ये एनायन से बाइंड करेगा, समझ रहे हो। वैसे ही QAE की फुल फॉर्म होती है क्वाटरनरी अमाइन, राइट। तो अमाइन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, ये भी कैसा है, एनायन एक्सचेंजर। क्यों, क्योंकि इसका चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। ये हमेशा किससे बाइंड करेगा, नेगेटिव से। तो ये नेगेटिव से बाइंड करेगा, इसलिए एनायन एक्सचेंजर है।
क्यू सीफारोज, इसका मतलब होता है क्वाटरनरी अमोनियम, अमोनियम भी पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो अगर आपको फुल फॉर्म में से कुछ भी थोड़ा बहुत ध्यान रहेगा, ए का मतलब अमोनिया, अमोनियम, है ना, क्वाटरनरी अमोनियम, तो आपको पता चल जाएगा कि ये एनायन एक्सचेंजर है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, राइट। तो आई होप कि आपको आज के बाद इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी इसको याद रखने में, राइट, और आप कभी भी ऐसा क्वेश्चन गलत करके एग्जाम में नहीं आओगे। तो ये हो गया हमारा एनायन एक्सचेंजर के बारे में। सिमिलरली हम बात करेंगे कैटायन एक्सचेंजर के बारे में। तो अगर आपको एनायन एक्सचेंजर का कंसेप्ट समझ में आ गया तो कैटायन एक्सचेंजर भी बहुत ही ईजी है। ओके, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कैटायन एक्सचेंजर की। तो इस कैटायन एक्सचेंजर को हम क्यों यूज करते हैं? इट इज यूज्ड टू सेपरेट कैटायंस, मतलब पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए यूज करते हो कैटायन एक्सचेंजर को, है ना। और ये कैसा हो जाएगा फिर आपका? एसिडिक आयन एक्सचेंजर। कैसा होता है? एसिडिक आयन एक्सचेंजर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसको एसिडिक आयन एक्सचेंजर क्यों बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करता है। तो पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? जैसे एच पॉजिटिव। एच पॉजिटिव कहाँ मिलता है आपको? एसिडिक सॉल्यूशन में ज़्यादा मिलता है। तो ये क्या हो गया? एक तरीके से एसिडिक आयन हो गया, इसलिए इसको बोला जाता है एसिडिक आयन एक्सचेंजर, है ना। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि केटायनिक एक्सचेंजर इज नॉट कैटायन। बस, कोई कंफ्यूजन नहीं। कैटायनिक एक्सचेंजर जो होते हैं वो कैटायन नहीं होते। मतलब कैटायनिक मॉलिक्यूल का चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो आपको जो कैटायनिक मॉलिक्यूल को सेपरेट करना है तो आप क्या यूज करोगे? कैटायनिक एक्सचेंजर। और इसका चार्ज हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव, ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव बाइंड हो सके। ओके, तो इसका सेटअप समझ लो आप जल्दी से। तो इसका सेटअप कुछ इस तरीके से होता है कि ये हो गई आपकी जेल बीड, है ना। जेल बीड्स हो गई। जैसे जेल बीड कौन सी यूज करोगे? जैसे मैंने आपको बताया ना अभी पीछे एग्जांपल में, एनायनिक एक्सचेंजर के एग्जांपल में, कि वो जो आप सीफा डेक्स, सीफा रोज यूज कर रहे हो, तो जो वो सीफा रोज है, सीफा डेक्स है, वो होती है जेल बीड। और उसके साथ जो वो जो लाइगेंड है DEAE या QAE, वो है लाइगेंड, मतलब एनायनिक एक्सचेंजर। समझ में आया? यहाँ पर भी मैं आपको समझाता हूँ वैसे ही। तो ये जो बीड्स हैं, जेल बीड्स, ये सपोर्टिंग मटेरियल हो गई। इसके साथ जो अटैच्ड है वो है लाइगेंड, है ना, केमिकल ग्रुप CH2। और इसके साथ अटैच्ड है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो देखो यहाँ पर क्या है? नेगेटिव चार्ज। क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो ये किससे बाइंड करेगा? हमेशा किससे बाइंड करेगा? पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल से, मतलब कैटायनिक मॉलिक्यूल से, है ना। तो कैटायनिक मॉलिक्यूल से बाइंड करेगा, तो इसलिए इसका नाम क्या है? कैटायनिक एक्सचेंजर। बट इसका चार्ज कैसा है दोस्तों? नेगेटिव। समझ रहे हो? तो कैटायन एक्सचेंजर इज नॉट कैटायन। आई होप आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ अब। पहला एग्जाम्पल CM सेल्यूलोज, और दूसरा एग्जाम्पल है इसका SP सीफारोज। ओके, तो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो यहाँ पर ध्यान से समझो। यहाँ पर जो सेल्यूलोज है और ये जो सीफारोज है, ये है आपकी जेल बीड्स, जो आपको एज ए सपोर्टिंग मटेरियल यूज करना है। और यहाँ पर जो CM और SP है, ये है आपकी ये वाले लाइगेंड, जो आपके कैटायन एक्सचेंजर हैं, राइट। तो आपको याद कैसे रखना है? CM का मतलब होता है कार्बोक्सी मिथाइल। क्या होता है? कार्बोक्सी मिथाइल। कार्बोक्सी का चार्ज कैसा होता है? आपको पता है कार्बोक्सिल ग्रुप नेगेटिवली चार्ज होता है। सल्फोप्रोपाइल, सल्फोप्रोपाइल, है ना, सल्फर पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो अब नेगेटिवली चार्ज एक्सचेंजर कैसे होते हैं? कैटायनिक एक्सचेंजर होते हैं, है ना। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ये कैसा है? नेगेटिव चार्ज है, तो ये हमेशा किससे बाइंड करेगा? कैटायन से बाइंड करेगा। तो इस तरीके से आपको कैटायन एक्सचेंजर और एनायन एक्सचेंजर के बारे में समझ में आ गया होगा, बेसिक कंसेप्ट क्या है इसके पीछे का, है ना। मैंने आपको एग्जांपल देके भी समझा दिया। इसको याद कैसे रखना है, कंफ्यूजन नहीं रखनी है, ये भी आपको मैंने बता दिया। कि बस आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। CM का मतलब कार्बोक्सिमिथाइल, SP का मतलब सल्फोप्रोपाइल। बस रट्टा मारने की कोई ज़रूरत है नहीं। ओके, चलिए, तो अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। और यहाँ पर हम समझते हैं आप कि
हाउ टू इल्यूट द बाउंड चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स। अब आपको जब कैटायन एक्सचेंजर एनायन एक्सचेंजर के बारे में समझ में आ गया है, तो अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे आपको अपने मॉलिक्यूल्स को प्यूरिफाई करना है। ओके, तो मान लीजिए कि आपका सैंपल जो है, जो आपका सैंपल है, ओके, इस ये मान लीजिए आपका ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब, और इसमें पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स भी हैं और नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स भी हैं। ओके, राइट। अब मान लो कि आपको, चलो, पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल को सेपरेट करना है, एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। हमको क्या करना है, टू सेपरेट कैटायंस। समझ रहे हो क्या आप, कैटायंस का मतलब क्या है, पॉजिटिव मॉलिक्यूल। हमको पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना है इस मिक्सचर में से, और नेगेटिव को नहीं सेलेक्ट करना। तो आप कौन सा एक्सचेंजर यूज करोगे दोस्तों, बताओ। आप यूज करोगे कैटायनिक एक्सचेंजर। क्या यूज करोगे, कैटायनिक एक्सचेंजर। तो उसका सेटअप कैसा होता है, तो उसमें क्या करते हो, आप लेते हो एक कॉलम, कॉलम लेते हो, ठीक है। अब उस कॉलम में आप क्या फिल करोगे, स्टेशनरी फेस। स्टेशनरी फेस में क्या है, कैटायन एक्सचेंजर का सेटअप कैसा होता है, तो बीट्स प्लस कैटायनिक एक्सचेंजर, ये होता है। मतलब आप बीट्स के साथ क्या करते हो, केमिकल ग्रुप को अटैच कर देते हो जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगा, सॉरी नेगेटिवली चार्ज होगा। कैटायन एक्सचेंजर कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पर जो बीट्स आप यूज करोगे, ये बीट्स आप यूज कर रहे हो मान लो, इन बीट्स के साथ जो ग्रुप अटैच्ड है उसका चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव, है ना। क्यों, क्योंकि ये कैटायन एक्सचेंजर है। आपको सेपरेट क्या करना है, कैटायंस को सेपरेट करना है। कैटायंस कैसे होते हैं, पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अब आप जब यहाँ से, जब आप ये सैंपल को ऊपर से डालोगे, यहाँ से डालोगे, तो इसमें जितने भी पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, इससे बाइंड हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, इससे बाइंड हो जाएंगे, है ना, क्योंकि अपोजिटली अपोजिटली चार्ज मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। और जो नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे वो बाहर आ जाएंगे बेचारे, क्योंकि उनके बीच में और ये जो बीड्स है उनके बीच में रिपल्सन होगा। समझ रहे हो। तो इस तरीके से आपको जो मॉलिक्यूल सेपरेट करना है, आप उसको कॉलम में क्या करते हो, बाइंड करवा देते हो पहले, ताकि जो नॉन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर निकल जाएं। तो पहले हमको बाइंड करवाना होता है, फिर हम बाद में क्या करेंगे, जब ये सारे नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स सेपरेट आउट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, तो हम बाद में फिर इन पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स को इल्यूट कर लेंगे। इल्यूशन का मतलब होता है कि सबसे लास्ट में एक तरीके से प्यूरिफिकेशन करना, ठीक है। तो अब बाइंड करवाना तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से बाइंड करवाते हैं। वैसे ही अगर आपको मान लो कि यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना है, तो आप क्या करोगे, कॉलम में क्या करोगे, अगर आपको क्या करना है, टू सेपरेट एनायंस, आपको एनायंस को सेपरेट करना है, मतलब नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल को सेपरेट करना है, तो आप क्या यूज करोगे, एनायनिक एक्सचेंजर। एनायनिक एक्सचेंजर का चार्ज कैसा होगा, जस्ट अपोजिट ऑफ द मॉलिक्यूल दैट यू वांट टू सेपरेट। तो इसका चार्ज कैसा होगा दोस्तों, बीट्स के साथ आप क्या होगा, इसका चार्ज पॉजिटिव, पॉजिटिव लाइगेंड, है ना। अब यहाँ से जब ये डालोगे आप इधर, तो इसके साथ क्या होगा, नेगेटिव वाला, नेगेटिव वाला बाइंड हो जाएगा और पॉजिटिव वाले सारे बाहर आ जाएंगे। समझ रहे हो। तो अगर आपको एनायनिक मॉलिक्यूल को सेपरेट करना है तो आप एनायनिक एक्सचेंजर यूज करोगे, जैसे कि यहाँ पर हमने किया। और आपको कैटायनिक मॉलिक्यूल सेपरेट करना है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल सेपरेट करना है, तो आप कैटायनिक एक्सचेंजर यूज करोगे, जैसे कि हमने यहाँ पर किया, राइट। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो कैटायनिक एक्सचेंजर और एनायनिक एक्सचेंजर को। तो आप बाइंड कराना तो आपको समझ में आ गया। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है कि हाउ टू इल्यूट द बाउंड चार्ज मॉलिक्यूल। जो बाउंड हुए हैं चार्ज मॉलिक्यूल, पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल अगर बाइंड हुए हैं नेगेटिवली चार्ज बीट से, या नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल हुए बाइंड हुए हैं पॉजिटिवली चार्ज बीट से, तो अब उनको हम कैसे इल्यूट करेंगे, है ना, स्पेसिफिकली। तो वो देखते हैं उसका क्या तरीका होता है। तो यहां पर देखो, बाउंड मॉलिक्यूल्स, बाउंड molecules can be eluted by following
मेथड्स, दो मेथड होते हैं, है ना। दो मेथड्स के थ्रू आप जो बाउंड मॉलिक्यूल्स उनको सेपरेट कर सकते हो। जो पहला होता है वो होता है कि आप या तो चेंज कर दें उसका पीएच, बफर का पीएच चेंज कर दें बाय अल्टरिंग द पीएच ऑफ इल्यूशन बफर, ठीक है। और दूसरा जो तरीका होता है वो होता है कि बाय इंक्रीजिंग द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। ओके, पहला तरीका अल्टरिंग द पीएच ऑफ द इल्यूशन बफर। इल्यूशन बफर क्या होता है ये समझो। इल्यूशन बफर वो होता है जब जो बफर हम सबसे लास्ट में डालते हैं कॉलम में अपना स्पेसिफिक मॉलिक्यूल सेपरेट करने के लिए। ओके, देखो अच्छे से समझते हैं एक बार। हमने क्या किया, कॉलम लिया था। ओके, कॉलम में मान लो हमने नेगेटिवली चार्ज बीट्स को अटैच एज ए स्टेशनरी फेस हम यूज कर रहे हैं। नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स का मतलब हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हमको क्या सेपरेट करना है, पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स को, है ना। हमको यहाँ पर क्या सेपरेट करना है, कैटायंस को सेपरेट करना है, क्योंकि कैटायंस ही तो इससे बाइंड होंगे। तो मतलब यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, कैटायनिक एक्सचेंजर यूज किया है। ओके, तो पहले क्या करते हैं, हमारा ये जो सॉल्यूशन है जिसमें हमारा सैंपल है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, उसका भी तो कुछ पीएच होता होगा, है ना। उसका क्या होता होगा, कुछ ना कुछ पीएच होता होगा, क्योंकि हम जिस पीएच में हमारा मॉलिक्यूल स्टेबल रहता है हम वही पीएच का सॉल्यूशन यूज करते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले जब हमको बाइंड करवाना होता है यहाँ पर अपना मॉलिक्यूल कॉलम में, तो हम ऐसा पीएच यूज करते हैं जो कि बाइंडिंग के लिए फेवरेबल हो। ओके, हमारे मॉलिक्यूल के बाइंडिंग के लिए फेवरेबल हो, राइट। तो पहले हमने बाइंड करवा दिया। जब एक बार हमारे सारे मॉलिक्यूल्स कॉलम में बाइंड हो गए, ठीक है, तो हम फिर क्या करेंगे, वॉशिंग करते हैं कॉलम की। वॉशिंग से क्या होता है कि जितने भी नॉन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो थोड़े बहुत नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स इधर रह गए कॉलम में, तो वॉशिंग बफर होता है एक। वॉशिंग बफर से क्या होता है, जितने भी नॉन स्पेसिफिक होते हैं, नॉन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स वॉशिंग बफर में बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो एक होता है बाइंडिंग बफर, सबसे पहले जो हम डालते हैं जिससे हमारा स्पेसिफिक मॉलिक्यूल कॉलम में बाइंड हो जाता है बाइंडिंग बफर से, उसका पीएच अलग होता है, वो फेवरेबल होता है बाइंडिंग के लिए। फिर वॉशिंग बफर डालते हैं। वॉशिंग बफर में क्या होता है कि जो नॉन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। अब नॉन स्पेसिफिक बाहर आ गए और कॉलम में सिर्फ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं जो हमको चाहिए। तो अब जो सबसे लास्ट में जो हम बफर डालते हैं जिससे कि हमारे ये वाले मॉलिक्यूल्स बाहर निकले, है ना, इसको बोला जाता है इल्यूशन। जो हमारा स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को बाहर लेके आए उसको बोला जाता है इल्यूशन बफर, जो इल्यूट करवाए हमारे मॉलिक्यूल्स को। तो वो जो इल्यूशन बफर होता है जो सबसे लास्ट में डाला जाता है हमारे मॉलिक्यूल को बाहर निकालने के लिए, उसको बोला जाता है इल्यूशन बफर। तो हम क्या करेंगे, उस इल्यूशन बफर का पीएच अल्टर कर देंगे। अल्टर का मतलब जो पहले पीएच हमने यूज किया है बाइंडिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, हम क्या करेंगे उससे पीएच को अलग कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि बाइंडिंग के लिए पीएच आपको, आपका जो फेवरेबल पीएच था वो मान लो वो था 8 पीएच। पीएच 8 पे आपका ये जो मॉलिक्यूल्स है वो कॉलम में बाइंड हो गए, राइट। तो अब क्या करो, आप पीएच को अल्टर कर दो, या तो आप उसको 8 से बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो पीएच को, या पीएच को डिक्रीज कर दो। तो आपको पता है कि जब आप पीएच चेंज करते हो, अल्टर करते हो, तो क्या होता है कि बाइंडिंग छूट जाती है। बाइंडिंग क्या होती है, कमजोर हो जाती है, वीक हो जाती है, और वो क्या होगा, इल्यूट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बाय अल्टरिंग द पीएच यू कैन इल्यूट योर प्रोटीन, ठीक है। दूसरा तरीका जो होता है वो होता है बाय इंक्रीजिंग द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। ओके, बाय इंक्रीजिंग द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, इसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम फोकस करेंगे कि कैटायन एक्सचेंजर के केस में आप पीएच को बढ़ाएंगे या कम करेंगे, और एनायन एक्सचेंजर के केस में आप पीएच को बढ़ाएंगे या कम करेंगे अपना प्रोटीन को इल्यूट करने के लिए। ओके, तो जो सबसे पहला तरीका है बाय अल्टरिंग द पीएच ऑफ इल्यूशन बफर। इसमें देखो दो केस हैं। केस ए,
अगर आपका एनायन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी, अगर आप एनायन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी कर रहे हो, ओके, तो आप क्या करोगे, पीएच को इंक्रीज करोगे, इंक्रीज, ठीक है, अपना प्रोटीन इल्यूट करने के लिए। क्यों, वो मैं भी आपको बताता हूं। अगर आप केटायन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी कर रहे हो तो आप क्या करोगे, डिक्रीज करोगे, डिक्रीज पीएच ग्रेडियंट। इसको बहुत ध्यान से समझो। यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं एनायन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी की। तो ध्यान दो, यहां पर एनायन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी में आप क्या करते हो, कौन सी बीट्स यूज करते हो, जिन पर पॉजिटिव चार्ज हो। ये क्या है आपका स्टेशनरी फेस, है ना। ये हो गई एनायन एक्सचेंजर। इससे कौन आकर बाइंड करता है, एनायनिक मॉलिक्यूल, इसलिए इसका नाम एनायन एक्सचेंजर है। एनायनिक मॉलिक्यूल इससे बाइंड करते हैं, राइट। तो अब जब ये बाइंड हो गए तो अब आपको इसको इल्यूट करना है, मतलब बाहर निकालना है। तो उसके लिए मैंने बोला कि आपको पीएच को इंक्रीज करना होगा, है ना। इसको बहुत ध्यान से समझो। पीएच जब आप इंक्रीज करते हो तो मतलब आप किस तरफ जा रहे हो, पीएच 14 की तरफ। किधर जा रहे हो, पीएच 14 की तरफ। और पीएच 14 में कौन से चार्ज मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं, तो OH नेगेटिव आयंस ज्यादा होते हैं। OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। तो अब क्या होगा, जब आप पीएच को इंक्रीज करोगे तो उसमें OH नेगेटिव आयन ज्यादा होंगे। तो जब आप बेसिक पीएच का सॉल्यूशन, मतलब इंक्रीज्ड पीएच का सॉल्यूशन कॉलम में ऊपर से डालोगे तो उसमें OH नेगेटिव आयन ज्यादा होंगे। तो ज्यादा होने की वजह से क्या होगा कि अब वो क्या करेंगे, यहाँ कंपटीशन क्रिएट करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, क्योंकि OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो अब वो क्या करेंगे, कॉलम में जो पॉजिटिवली चार्ज बीड्स हैं, जो एनायन एक्सचेंजर है, उससे बाइंड होने की कोशिश करेंगे। और ये जो नेगेटिव आयंस हैं वो क्या करेंगे, बाहर आ जाएंगे। और यहाँ पर आपका क्या बाइंड हो जाएगा, OH नेगेटिव आयन। तो इस तरीके से आप बाय इंक्रीजिंग द पीएच you can elute out your protein, your negatively charged molecules through anion exchanger chromatography। समझ रहे हो, ओके। उसी तरीके से अगर आप कैटायन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो, कैटायन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी, है ना, बी। तो आप क्या करोगे, डिक्रीज पीएच ग्रेडियंट, पीएच के ग्रेडियंट को आप डिक्रीज कर दोगे। ऐसा क्यों, तो कैटायन एक्सचेंजर का मतलब कि आपने कॉलम में क्या किया है, कैटायन एक्सचेंजर को एज ए स्टेशनरी फेज यूज किया है। कैटायन एक्सचेंजर का चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल को सेपरेट करेगा, मतलब कैटायनिक मॉलिक्यूल को सेपरेट करेगा। तो इससे कौन बाइंड होगा, आपका मॉलिक्यूल बाइंड हो गया जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कैटायनिक मॉलिक्यूल। समझ रहे हो। अब क्या करोगे आप, जो ऊपर से सॉल्यूशन डालोगे वो डालोगे बाय डिक्रीजिंग द पीएच, मतलब एसिडिक सॉल्यूशन डालोगे आप, ओके। तो एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है, H पॉजिटिव आयन ज़्यादा होते हैं, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो अब वो क्या करेगा कि इस नेगेटिव वाले स्टेशनरी फेज के लाइगेंड के साथ बाइंड करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे कंपटीशन क्रिएट होगा, है ना। तो क्या होगा कि इनके साथ कौन बाइंड करेगा, इन नेगेटिव वाले स्टेशनरी फेज के बीट्स के साथ कौन बाइंड करने की कोशिश करेगा, H पॉजिटिव आयन, है ना, क्योंकि H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी और आपके मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन वीक पड़ जाएगी और आपके मॉलिक्यूल सारे कैसे हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे कॉलम से। तो इस तरीके से जब कैटायन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी आप करोगे तो पीएच को डिक्रीज करना होगा, एनायन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी करोगे तो पीएच को इंक्रीज करना होगा। ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से आप समझना और पढ़ने की कोशिश करना। इसके लिए आपको पीएच का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अगर आपका वो कंसेप्ट थोड़ा सा वीक है तो उसको आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, राइट। चलिए, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि हाउ यू कैन इल्यूट द बाउंड चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स, इधर they can be the positively charged molecules or they can be the negatively charged molecules, right। यहाँ तक हो गया क्लियर।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा वो ये आता है कि हाउ टू सेलेक्ट द आयन एक्सचेंजर। ओके, उससे पहले हमको ये भी हमें वो सेकंड वाला केस कंसीडर करना था कि बाय इंक्रीजिंग द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, आप इस सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाकर भी अपना बाउंड मॉलिक्यूल को इल्यूट कर सकते हो, है ना। तो ये हम भूल गए थे। तो इसको कैसे आप सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने से कैसे आपका मॉलिक्यूल सेपरेट होगा, तो ये भी बहुत सिंपल है। तो देखो सॉल्ट में आप क्या यूज़ करते हो, NaOH या KOH, ये क्या होता है आपके सॉल्ट होते हैं, है ना। इस कंसेप्ट को समझो। तो सॉल्ट में देखो NaOH में यहाँ पर Na का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, OH का चार्ज नेगेटिव होता है। वैसे ही K का चार्ज, पोटेशियम का चार्ज पॉजिटिव होता है, OH का चार्ज नेगेटिव होता है। तो मतलब सॉल्ट में आपके दोनों ही चार्ज होते हैं। तो मान लो कि कॉलम से आपने कॉलम में अपना जो स्टेशनरी फेस यूज़ किया है वो नेगेटिव चार्ज यूज़ किया है, मतलब क्या, कैटायन एक्सचेंजर यूज़ कर रहे हो, और आपने यहाँ पर अपना पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल बाइंड करवा रखा है, ठीक है। तो अब आपको इसको इल्यूट करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से जो बफर डालोगे उस बफर का जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज कर दोगे, इंक्रीज सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या होगा, उसमें पॉजिटिव आयन भी बढ़ जाएंगे और नेगेटिव आयन भी बढ़ जाएंगे। तो क्या होगा कि जो नेगेटिव आयन होंगे, OH नेगेटिव आयन होंगे, है ना, सॉल्ट में, वो आपके पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेंगे। यहाँ पर OH नेगेटिव आयन, है ना। जो आपके कॉलम में नेगेटिव चार्ज बाउंड है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम पड़ जाएगा जब आप सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे, है ना। तो उसमें नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और वो आपके पॉजिटिव वाले मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेंगे और उसको बाहर लेकर आ जाएंगे, ठीक है। वैसे ही अगर आप कंसिडर करो कि आपने एनायन एक्सचेंजर यूज़ किया है, ओके, और आपका यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल बाउंड है, तो अगर आप ऊपर से सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाकर डालोगे तो इसमें सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा। तो अब यहाँ से क्या होगा, आपके मॉलिक्यूल के साथ सोडियम आयन रिएक्ट करेगा और इसका कॉन्सेंट्रेशन कम पड़ जाएगा और ये आपके मॉलिक्यूल को बाहर लेकर आ जाएगा। तो इस तरीके से बाय इंक्रीजिंग द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन यू कैन इल्यूट आउट योर चार्ज मॉलिक्यूल्स, ओके, पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स एंड नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स। इसके बाद हम बात करते हैं कि हाउ टू सेलेक्ट द आयन एक्सचेंजर। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कैटायन एक्सचेंजर सेलेक्ट करना है, मतलब यूज़ करना है, या एनायन एक्सचेंजर यूज़ करना है। तो ये जो सिलेक्शन होता है इट टोटली डिपेंड्स अपन द नेचर ऑफ सॉल्यूट टू बी सेपरेटेड। जो सॉल्यूट आप सेपरेट करना चाहते हो उसका नेचर क्या है, वो पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूट है, मतलब मॉलिक्यूल है, या नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, राइट। तो यहां पर देखो कि अगर सॉल्यूट का चार्ज आपको पता है और वो या तो पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज, तो आप आसानी से अपना कॉलम क्रोमेटोग्राफी सेलेक्ट कर सकते, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी सेलेक्ट कर सकते हो, है ना। तो पहला जो केस है वो ये है कि इफ द सॉल्यूट मॉलिक्यूल हैज ओनली वन चार्ज, जैसे कि इफ सॉल्यूट हैज पॉजिटिव चार्ज, अगर सॉल्यूट का चार्ज पॉजिटिव है तो आपको पता है, अगर आपका सॉल्यूट का चार्ज पॉजिटिव तो आपको पता है कि आपको कौन सा एक्सचेंजर यूज करना है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, कैटायन, तो आपको कैटायन एक्सचेंजर यूज करना है, ठीक है। इफ सॉल्यूट हैज नेगेटिव चार्ज तो आपको पता है नेगेटिव का मतलब एनायन, तो आपको एनायनिक एक्सचेंजर यूज करना है। समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप जब अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ते हो, है ना, अमीनो एसिड्स में आपको पता है कि पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड्स भी होते हैं और नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स में आपका क्या हो गया, लाइसिन,
आर्जिनिन, समझ रहे हो? नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स में क्या हो गया? एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, है ना? देखो लाइसिन को आप के से डिनोट करते हो, ये सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। आर्जिनिन को आप आर से डिनोट करते हो, है ना? देखो टेक्निक्स अगर आपको पढ़नी है तो यहाँ पर मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ। अगर आपको टेक्निक्स अच्छे से समझनी है तो जब तक आप बायोकेमिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको टेक्निक्स अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो आपको टेक्निक समझने के लिए आपकी बायोकेमिस्ट्री भी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर हर एक स्टेप पर आपको बायोकेमिस्ट्री मिलेगी। जैसे यहाँ पर आप देखो अमीनो एसिड्स के बारे में अगर आपको अच्छे से पता नहीं है कितने टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, कौन कौन से पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड होते हैं, कौन से नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड होते हैं, तो ये आपको समझ में नहीं आएगा अच्छे से, है ना? तो एस्पार्टिक एसिड को डी से आप डिनोट करते हो, ग्लूटामिक एसिड को आप ई से डिनोट करते हो, राइट? तो मान लो कि आपको अब यहाँ पर अगर हम अमीनो एसिड का एग्जांपल लेकर ही समझना चाहें तो मान लो आपको पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड को प्यूरिफाई करना है, सेपरेट करना है। मान लो आपका मिक्सचर है, जो जो मिक्सचर है वहाँ पर आपका नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड भी है, पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड भी है, मतलब लाइसिन भी है, अर्जिनिन भी है, एस्पार्टिक एसिड भी, ग्लूटामिक एसिड भी, मिक्सचर है पूरा। और दूसरा अमीनो एसिड्स भी है, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स भी हैं, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स भी हैं। उसमें से आपको स्पेसिफिकली पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स को प्यूरिफाई करना है। तो अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। तो स्पेसिफिकली कैसे आप लाइसिन और आर्जिनिन को सेपरेट कर सकते हो? बाय यूजिंग द केटायन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी। इफ द सॉल्यूट हैज पॉजिटिव चार्ज, अगर आपके अमीनो एसिड पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो आपका सॉल्यूट है एक तरीके से। तो आपको पता है कि अगर आपका मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज है तो आप क्या यूज करोगे? केटायन एक्सचेंजर। अगर आपको नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड को सेपरेट करना है, मतलब एस्पार्टिक एसिड को या ग्लूटामिक एसिड को, तो आपको क्या यूज करना है? एनायन एक्सचेंजर। समझ में आ रहा है ना? राइट। तो इस तरीके से आप का अगर सॉल्यूट का चार्ज आपको पता है, या तो वो पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज हो या पूरा का पूरा नेगेटिवली चार्ज हो, अगर कोई एक ही चार्ज है तो आप आसानी से क्रोमेटोग्राफी को सिलेक्ट कर सकते हो, राइट? मॉलिक्यूल पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए या पूरा का पूरा नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए, तो आप आसानी से सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये तो हो गया पहला कंडीशन, राइट? अब यहां पर दूसरी कंडीशन भी है। अब दूसरी कंडीशन क्या है? तो दूसरी कंडीशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट वो भी हमें अच्छे से समझ में आएगी। इफ सॉल्यूट हैज मोर देन वन चार्ज, है ना? जैसे कि अभी हमने अमीनो एसिड का एग्जांपल लिया कि एक अमीनो एसिड की बात करोगे तो वो या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली। ऐसा कोई अमीनो एसिड नहीं होता ना कि जिसपे दोनों ही चार्ज हो, है ना? एस्पार्टिक एसिड भी अगर बात करोगे तो वो पूरा नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड होता है। लाइसिन की बात करोगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड होता है। तो उस केस में आप आसानी से सेलेक्ट कर सकते हो कि एनायन एक्सचेंजर यूज करना है, कैटायन एक्सचेंजर। लेकिन कोई ऐसा मॉलिक्यूल अगर आपको मिले कि उस पे पॉजिटिव चार्ज भी है, उस पे नेगेटिव चार्ज भी है, तब आप कैसे डिसाइड करोगे कि वो कैटायन एक्सचेंजर यूज करना है या एनायन एक्सचेंजर यूज करना है ना? तो उस केस में दोस्तों आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा? पी आई वैल्यू को, पी आई वैल्यू को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। पी आई वैल्यू क्या होती है? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वैल्यू, ठीक है? अब यहां पर समझो कि ऐसे कौन से मॉलिक्यूल होंगे जिसपे पॉजिटिव चार्ज भी होगा, नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं प्रोटीन्स का। प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, है ना? उसमें बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन बनता है। तो अब कोई भी प्रोटीन अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर लोगे तो उसमें पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड्स भी होंगे और नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स भी होंगे। ऐसा तो कोई प्रोटीन नहीं होता ना कि जिसमें सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड हो, ऐसा कोई प्रोटीन नहीं होगा, या सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स हो। तो मान लो कि ये आपका प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, ऐसा करके, ऐसा ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। तो इस पर आपका जो चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज भी होगा, मतलब नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड भी होगा, है ना? और साथ ही साथ आपके पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स भी होंगे, राइट? तो अब बताओ इस केस में
आप कैसे सेलेक्ट करोगे कि आपको कौन सा क्रोमेटोग्राफी यूज करना है, कैटायन एक्सचेंजर यूज करना है या एनायन एक्सचेंजर यूज करना है ना? तो इस केस में आपको कंसीडर करनी है, क्योंकि अगर आप दोनों ही चार्ज है यहाँ पर तो आप कैसे यूज करो सेलेक्ट करोगे? तो यहाँ पर आप कंसीडर करोगे पीआई वैल्यू को। ओके, पीआई वैल्यू हर एक प्रोटीन की अलग अलग होती है। ओके, किसी के 6 होती है, किसी के 7 होती है, किसी की 4 होती है, किसी की 8 होती है, राइट? अब पीआई वैल्यू क्या होती है? तो ये पीआई वैल्यू का मतलब होता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। बहुत ही शॉर्ट में हम समझेंगे यहाँ पर कि जो पीआई वैल्यू होती है, ओके, मान लो पीआई वैल्यू इस प्रोटीन की, प्रोटीन एक्स है जिसका हमने एग्जांपल लिया, मान लो पीआई वैल्यू ऑफ प्रोटीन एक्स इज 6, इसकी पीआई वैल्यू कितनी है? मान लो 6 है। तो इसका मतलब ये है कि जो पीआई वैल्यू होती है, अगर आप उस प्रोटीन को उस ही पीएच पर रखोगे, मान लो आपने एक सॉल्यूशन लिया, ओके, और उस सॉल्यूशन का पीएच था 6, ठीक है? तो पीआई वैल्यू का मतलब होता है कि जो वैल्यू होती है उसकी, जैसे पीआई वैल्यू क्या है इसकी 6 है, तो अगर आपको 6 पीएच पे अगर इस प्रोटीन को रख दोगे तो उस पे जो चार्ज है वो कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। ये होती है इसकी पीआई वैल्यू। मतलब हर एक प्रोटीन की जो भी पीआई वैल्यू होगी, अगर आप उस प्रोटीन को उसी पीएच पर रख दोगे, उसी पीएच के सॉल्यूशन में रख दोगे, जैसे इसकी पीआई वैल्यू 6 है और आपने इसको उठाकर ऐसे सॉल्यूशन में रख दिया जिसका पीएच 6 है, तो इस प्रोटीन पे जो चार्ज होगा वो कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। समझ रहे हो? तो पीआई वैल्यू को आप इस केस में कंसिडर करते हो कैसे, अभी मैं आपको समझाऊंगा। राइट? क्लियर? देखो, यहां पर समझो ध्यान से, पीआई वैल्यू का कंसेप्ट तभी आपको आगे समझ में आएगा। क्या होता है, जैसे मान लो कि पीआई वैल्यू है 6, ओके, यहां पर अब जब आप इससे उठाकर आप ऐसे पीएच के सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन के पीएच की बात कर रहे हैं, अगर आपका जो प्रोटीन है उसकी पीआई वैल्यू 6 है, आपने उसको ऐसे सॉल्यूशन में रख दिया जिसका पीएच क्लोज टू 14 है, मतलब बेसिक सॉल्यूशन है वो, ठीक है? तो क्या होगा कि बेसिक सॉल्यूशन का चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव, क्योंकि उसमें OH नेगेटिव आयन ज्यादा होते हैं, है ना? तो अगर आपने ऐसे अपने प्रोटीन को उठाकर ऐसे सॉल्यूशन में रखा जिसका पीएच 14 के क्लोज है, तो क्या होगा आपके प्रोटीन पर, जैसे मान लो यहाँ पर आपका जो प्रोटीन है उस पर न्यूट्रल चार्ज है, मैंने आपको बताया था, है ना? अभी यहाँ पर पीएच भी 6 है, 6 पीएच भी है और आपके प्रोटीन की पीआई वैल्यू भी 6 है, तो आपका चार्ज कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल। अगर आपने अपने प्रोटीन को ऐसे सॉल्यूशन में डाला जिसका पीएच बेसिक है, तो आपके प्रोटीन पे चार्ज कैसा आ जाएगा? आपके प्रोटीन पे चार्ज आ जाएगा, पूरा का पूरा प्रोटीन आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है? अगर आप अपने प्रोटीन को उठाकर ऐसे सॉल्यूशन में डाल देते हो जिसका पीएच 1 के क्लोज है, मतलब एसिडिक पीएच, मतलब एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक पीएच में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन बहुत ज्यादा होती है ना? तो क्या होगा, आपके प्रोटीन पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में, ठीक है? क्योंकि ये सारा पार्ट क्या है? बायोकेमिस्ट्री का है, बट मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखो, आपका जो प्रोटीन होता है वो किससे मिलकर बना होता है? अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड में COO नेगेटिव ग्रुप भी होता है, मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप भी होता है, और NH3 पॉजिटिव ग्रुप भी होता है, ओके? तो क्या होता है दोस्तों कि जब आप अपने अमीनो एसिड को, सॉरी, अपने प्रोटीन को बेसिक सॉल्यूशन में डालते हो, मतलब जहां पर OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है? तो यहां पर क्या होगा कि ये जो अमीनो ग्रुप है यहां पर जैसे ही आएगा, इस कंडीशन में पार्टीशन कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो यहां पर क्या होगा, जो NH3 ग्रुप है उसका जो, ये जो H पॉजिटिव आयन है, ये क्या करेगा? अपना एक H पॉजिटिव आयन लूज कर देगा, है ना? क्यों? इस OH के साथ रिएक्ट करने के लिए। तो ये H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन मिलके वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो यहां पर देखो, अब ये कैसा हो जाएगा? जब ये लूज कर देगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज हट गया, तो ये NH2 बन गया एक तरीके से, है ना?
लेकिन COO नेगेटिव क्या रहता है, नेगेटिव का नेगेटिव ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर तो लूज करने के लिए इसके पास H पॉजिटिव आयन है ही नहीं। तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे प्रोटीन पे से वो सारे लूज हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ नेगेटिव। इसलिए आपका जो प्रोटीन है उस पर सारा का सारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जब आप उसको बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे। वैसे ही अगर आपने अपने प्रोटीन को उठाकर एसिडिक पीएच वाले सॉल्यूशन में डाल दिया तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, NH3 पॉजिटिव तो NH3 पॉजिटिव की कंडीशन में ही रहेगा, ठीक है। बट जितने भी COO नेगेटिव ग्रुप्स हैं वो क्या करेंगे, H पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट कर लेंगे और ये COO नेगेटिव COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज सारे गायब हो जाएंगे और बचेगा सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। समझ रहे हो? तो ये जो कंडीशन होती है ना, ये पॉजिटिव चार्ज का प्रेजेंट होना, इसको बोला जाता है प्रोटोनेटेड स्टेट। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो प्रोटीन होता है वो प्रोटोनेटेड स्टेट में होता है, और यहाँ पर क्या होता है कि जब ये सारे के सारे प्रोटॉन्स लूज हो जाते हैं, है ना, तो इसको बोला जाता है डीप्रोटोनेटेड। तो बेसिक सॉल्यूशन में आपके प्रोटीन का डीप्रोटोनेशन हो जाता है और एसिडिक सॉल्यूशन में आपके प्रोटीन का प्रोटोनेशन हो जाता है, राइट। तो इस केस में आपको अपने प्रोटीन की पीआई वैल्यू पता होनी चाहिए, राइट। समझ रहे हो? तो अगर आपके प्रोटीन की पीआई वैल्यू आपको पता है तो अब आप पता है क्या कर सकते हो, अब आप उसके अकॉर्डिंग अपने बफर का पीएच यूज कर सकते हो। जैसे कि मान लो मेरा जो प्रोटीन है उस प्रोटीन की पीआई वैल्यू है 6 मेरे प्रोटीन की। अब मैं अपने प्रोटीन को प्यूरिफाई करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, अपने प्रोटीन को ऐसे बफर में डालूंगा जिसका पीएच या तो ग्रेटर देन 6 हो या तो लेस देन 6 हो। उससे क्या होगा, उससे या तो मेरे प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा पूरा का पूरा, या तो मेरे प्रोटीन पे पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर मैं, ये बफर्स हैं, ठीक है, ये बफर है, बफर का पीएच या तो ग्रेटर देन 6 हो या तो लेस देन 6 हो। तो अगर बफर का पीएच ग्रेटर देन 6 होगा तो मेरे प्रोटीन पे सारे के सारे अमीनो एसिड्स पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर मेरा पीएच बफर का लेस देन 6 होगा तो मेरे प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब मेरे प्रोटीन पर टोटली या तो नेगेटिवली चार्ज है या तो पॉजिटिव चार्ज है। तो अब मैं इस केस में क्या कर सकता हूं, अगर मेरे प्रोटीन पे पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज आ गया है तो मैं यहां पर एनायन एक्सचेंजर यूज कर सकता हूं। समझ रहे हो? और अगर मैंने उसको ऐसे बफर में रखा जिसका पीएच लेस देन माई पीआई वैल्यू है तो मैं यहां पर कैटायन एक्सचेंजर यूज कर सकता हूं। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपको अपने प्रोटीन का पीआई वैल्यू पता होना चाहिए, राइट। तो अब देखो, जो हम सेकंड केस डिस्कस कर रहे थे पीआई वाला, तो इसमें 3 कंडीशन आपको मिलेंगी। इफ pH is greater than pI value of your protein, then नेट चार्ज क्या आएगा आपके प्रोटीन के ऊपर, नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्यों आएगा ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। नेट नेगेटिव चार्ज, इफ pH of your solution is equal to PI of your protein, तो आपके प्रोटीन पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, नो चार्ज। And if the pH of your solution is less than the PI of your protein, then there will be net positive charge। समझ में आया? तो अब आपको जब एक बार पता चल गया कि आपने अपने प्रोटीन को उठाकर किस सॉल्यूशन में डाला है और उस सॉल्यूशन में डालने की वजह से आपके प्रोटीन पे या तो पूरा का पूरा नेट नेगेटिव चार्ज आ गया है या नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया है, उसके बाद आप आराम से सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको एनायन एक्सचेंजर यूज करना है या कैटायन एक्सचेंजर यूज करना है। तो इस केस में आप दोस्तों आप क्या यूज करोगे, एनायन एक्सचेंजर। इस केस में आप क्या यूज करोगे, कैटायन एक्सचेंजर। एंड इस केस में आप कोई भी एक्सचेंजर यूज नहीं करोगे क्योंकि इट विल नॉट बाइंड टू एनी एक्सचेंजर। तो ये पूरा प्रोसेस है सिलेक्शन का कि आप एनायन एक्सचेंजर सेलेक्ट कर सकते हो या कैटायन एक्सचेंजर। आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोटीन की पीआई वैल्यू क्या है, राइट। ओके, चलिए अब इसके बाद ये पूरा कंसेप्ट समझने के बाद एक एनिमेशन में आपको दिखाता हूं जिससे आपको पूरा का पूरा आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से आपको सेपरेशन करना होता है। ओके, तो सिलेक्शन ऑफ आयन एक्सचेंजर एंड प्यूरिफिकेशन। तो सिलेक्शन आपको समझ में आ गया है, अब प्यूरिफिकेशन फटाफट समझ लेते हैं, राइट। तो मान लीजिए कि ये आपका एक प्रोटीन है,
जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, देखो, या तो आप ऐसा बफर लो जिसका पीएच आपके पीआई वैल्यू से कम है। मान लो आपका पीआई वैल्यू कितना था, 6, ओके। तो आप ऐसा बफर लोगे जिसका पीएच पीआई वैल्यू से कम है। तो कम पीएच वाले बफर का कैसा होता है, एसिडिक बफर। उसमें सारे के सारे चार्ज कैसे होंगे, पॉजिटिव, एच पॉजिटिव, एच पॉजिटिव, एच पॉजिटिव। समझ रहे हो। दूसरा बफर आप जो लोगे वो लोगे न्यूट्रल बफर। मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर आप जब अलग अलग बफर में आपका प्रोटीन डालोगे तो कैसा चार्ज आएगा, फिर हम प्यूरिफिकेशन समझेंगे। तो अगर आपने ऐसा सॉल्यूशन लिया जिसका पीएच भी 6 है और आपके प्रोटीन की पीआई वैल्यू भी 6 है, तो यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल बफर होगा ये, राइट। और तीसरा बफर जिसका पीएच आपके पीआई वैल्यू से ज्यादा है, पीएच कितना है, 9, तो वो कैसा बफर होगा, बेसिक बफर, क्योंकि यहाँ पर OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। ओके। अब जब आप अपने प्रोटीन को इन अलग अलग बफर में डालोगे तो उसका चार्ज कैसे बदलेगा, देखो। अगर आपने इसमें डाला तो आपके सारे के सारे प्रोटीन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों आया, मैंने आपको समझाया था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा। जितने भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे सबके सब क्या करेंगे, एच पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट कर लेंगे। ओके। और उसकी वजह से क्या होगा, ये सारा का सारा प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अगर आप अपना प्रोटीन जिसका पीआई वैल्यू 6 है उठाकर बेसिक बफर में डालेंगे तो आपके पूरे के पूरे प्रोटीन पे कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों, आपको समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, सारे के सारे एच पॉजिटिव आयन लूज कर देगा ये, और वो एच पॉजिटिव आयन जाकर ओ एच नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो आपके प्रोटीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझ रहे हो, ओके, है ना। इसके बाद अगर आप अपना प्रोटीन न्यूट्रल बफर में डालोगे तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी कुछ नहीं, ये पूरा का पूरा प्रोटीन आपका न्यूट्रल हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं रहेगा, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया, सॉरी, ये आपको समझ में आ गया, ओके। इसके बाद देखो, अब मान लो कि आपका प्रोटीन जो है वो pH 4 वाले बफर में है और आपके प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो इस केस में भी आप अपने प्रोटीन को सेपरेट कर सकते हो और इस केस में भी सेपरेट कर सकते हो। तो पहले हम ये वाला समझते हैं कि मान लो आपके प्रोटीन पे पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो आप क्या करोगे, आप एक कॉलम लोगे जिसमें आप स्टेशनरी फेज यूज करोगे, जिसके साथ जो लाइगेंड अटैच्ड होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा, है ना। आपके प्रोटीन पे क्या चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज, दैट इज कैटायन। तो आप अपना कॉलम कैसा यूज करोगे, कैटायन एक्सचेंजर, एंड कैटायन एक्सचेंजर इज नेवर कैटायन, कैटायन एक्सचेंजर इज नॉट कैटायन। तो वो कैसा होगा, उसका चार्ज नेगेटिव। तो आपने जो स्टेशनरी फेज यूज किया उसमें कैसे बीट्स हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड बीट्स, है ना। अब आप क्या करोगे, अपने पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन को इस सॉल्यूशन में से इस पूरे के पूरे सॉल्यूशन को डाल दोगे किसमें, कॉलम में, जिसमें आपका प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज है। तो अब क्या करेगा, आपका पूरा का पूरा प्रोटीन इस कॉलम के साथ बाइंड कर जाएगा। समझ रहे हो। उसके बाद आप क्या करोगे, वॉशिंग करोगे, जितने भी नॉन स्पेसिफिक हैं सब बाहर आ जाएंगे प्रोटीन्स, राइट। फिर आप क्या करोगे, इल्यूशन करोगे। इल्यूशन में आप क्या कर सकते हो, इधर यू कैन अल्टर द पीएच और यू कैन इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन योर बफर। तो वो दोनों कंडीशन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोटीन को प्यूरिफाई कर सकते हो, ओके। अब हम समझते हैं इस केस में कि जब अगर आपके बफर का पीएच 9 है तो आपके प्रोटीन पे कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तब उस केस में आप क्या यूज करोगे, यहां पर आपका प्रोटीन कैसा हो चुका है, पूरा का पूरा एनायनिक। तो यहां पर आप क्या यूज करोगे, एनायनिक एक्सचेंजर। समझ रहे हो, एनायनिक एक्सचेंजर का चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, है ना। तो यहां पर आप प्रोटीन आपका इससे बाइंड हो जाएगा और फिर आप पीएच को अल्टर करके या सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा के अपना प्रोटीन इल्यूट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना आयन एक्सचेंजर सेलेक्ट कर सकते हो और अपने प्रोटीन को प्यूरिफाई कर सकते हो, राइट, ओके। यहां पर लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, इसके बाद हम इस लेक्चर को रैप अप करेंगे। तो एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, इफ द पीआई ऑफ द प्रोटीन इज 4, अगर आपके प्रोटीन का पीआई 4 है, ओके, तो आप कौन से पीएच का सॉल्यूशन यूज करोगे, ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच 4 से कम हो या ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच 4 से ज्यादा हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि आप क्या कर सकते हो, दोनों में से कोई भी पीएच यूज कर सकते हो, या तो पीएच आपके पीआई से कम हो या ज्यादा हो। लेकिन
आपको जो सेलेक्ट करना है पीएच वो बहुत ही केयरफुली करना है ना? क्यों? क्योंकि गलत पीएच का सॉल्यूशन सेलेक्ट करने की वजह से आपका प्रोटीन डीनेचर भी हो सकता है। तो वो कैसे हम ध्यान रखते हैं वो यहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हाउ टू सेलेक्ट द आयन एक्सचेंज वेरी केयरफुली। यहां पर हम एक एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए आपके प्रोटीन का पीआई वैल्यू क्या है, 4 है। ओके, सिंस एट पीएच 4 हम यहां पर क्या ले सकते हैं कि आप बफर का सॉल्यूशन का बफर पीएच 4 से ज्यादा ले सकते हैं उसका पीएच, है ना? जब आप अपने सॉल्यूशन का पीएच 4 से ज्यादा रखोगे तो क्या होगा, आपका जो प्रोटीन है, आपके प्रोटीन पे क्या हो जाएगा, प्रोटीन विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड। जब आपके प्रोटीन की पीआई वैल्यू 4 होगी तो आप हमेशा अपने सॉल्यूशन का पीएच 4 से ज्यादा रखोगे। ऐसा क्यों, मैं अभी आपको बताऊंगा। पीएच 4 से आप कम क्यों नहीं रख सकते, है ना? उसका भी एक रीजन है। तो क्या होगा, जब आप पीएच 4 से ज्यादा रखोगे तो आपके प्रोटीन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना? और आप कौन सा आयन एक्सचेंजर यूज कर सकते हो अगर आपके प्रोटीन पे नेगेटिव आ गया? तो एनायन एक्सचेंजर, है ना? जैसे कि फॉर एग्जांपल DEAE या QAE, समझ में गए? तो अगर आपके प्रोटीन की पीआई वैल्यू 4 है तो आप हमेशा याद रखना, हमेशा पीएच कैसा लोगे, 4 से ज्यादा अपने सॉल्यूशन का, राइट? और सॉल्यूशन का पीएच 4 से ज्यादा होगा तो आपके सॉल्यूशन प्रोटीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और आप फिर एनायन एक्सचेंजर यूज करोगे, फॉर एग्जांपल DEAE या QAE। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई वी सेलेक्टेड द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन which was greater than pH 4, why not? क्वेश्चन ये दिमाग में आता है बच्चों के कि हमने ऐसा सॉल्यूशन क्यों नहीं सेलेक्ट किया जिसका पीएच 4 से कम था। उसका रीजन ये है क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन सेलेक्ट करोगे, पीएच 4 देख रहे हो, पीएच 4 भी बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। अगर आप पीएच 4 से भी कम लोगे तो क्या होगा, आपका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा हो जाएगा, हाईली एसिडिक। और हाईली एसिडिक सॉल्यूशन होने की वजह से अगर आप वैसे सॉल्यूशन में अपना प्रोटीन डालोगे तो योर प्रोटीन विल नॉट बी स्टेबल। या तो वहां पर डिनेचुरेशन हो जाएगा या तो वहां पर एग्रीगेशन हो जाएगा प्रोटीन का। आपका प्रोटीन स्टेबल नहीं रहेगा। जब प्रोटीन ही डिनेचर हो जाएगा, एग्रीगेट हो जाएगा, तो आप प्यूरिफाई करके क्या करोगे, राइट? तो जब आपका प्रोटीन का पीआई वैल्यू कम हो, मतलब 5-6 के आसपास, 4 के आसपास, तो हमेशा पीएच ज्यादा लो ताकि आपका प्रोटीन स्टेबल रहे। ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन हमें कभी यूज नहीं करना या ज्यादा बेसिक सॉल्यूशन कभी हमें यूज नहीं करना, ठीक है? दूसरा एग्जांपल मैं आपको यहां पर समझा देता हूं कि अगर आपके प्रोटीन का पीआई वैल्यू 10 है तो हमेशा आपको क्या करना है, अपना जो सॉल्यूशन लेना है जिसमें आप अपना प्रोटीन डिसॉल्व करोगे उसका पीएच लेस देन 10 लेना है ना? लेस देन 10 लोगे तो आपके प्रोटीन पे क्या आ जाएगा, प्रोटीन विल हैव पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आ गया तो आप क्या यूज कर सकते हो, कैटायन एक्सचेंजर। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव क्या होता है, कैटायन, और कैटायन को प्यूरिफाई करना है तो कैटायन एक्सचेंजर। फॉर एग्जांपल CM सेल्यूलोस या SP सीफारोस, ठीक है? अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि हमने ऐसा सॉल्यूशन क्यों लिया जिसका पीएच 10 से कम था। Why we did not select the solution which were having pH greater than 10? क्योंकि जब pH बहुत ज्यादा हाई होगा, बहुत ज्यादा बेसिक हो जाएगा, बहुत ज्यादा बेसिक कंडीशन में भी आपका प्रोटीन अनस्टेबल हो जाता है और वहां पर भी वो एग्रीगेशन बनाता है। इसीलिए आपको ना तो बहुत ज्यादा बेसिक पीएच वाला सॉल्यूशन लेना है, ना ज्यादा बहुत ज्यादा एसिडिक पीएच वाला सॉल्यूशन लेना है। ये जो सिलेक्शन होता है सॉल्यूशन का, बहुत ही केयरफुल होना चाहिए, बहुत ही सावधानी से आपको सिलेक्ट करना है, वरना आपका प्रोटीन खराब हो सकता है, डीनेचर हो सकता है, एग्रीगेट हो सकता है, राइट?
तो जो सबसे स्टेबल रेंज मानी जाती है पीएच की, वो मानी जाती है पीएच 7 टू पीएच 9। ओके, तो अगर आपके प्रोटीन की पीआई वैल्यू 6 है तो आप 6 से ज़्यादा पीएच ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो। अगर आपके प्रोटीन की पीआई वैल्यू 9 से ज़्यादा है, 10 है, 11 है, 12 है, तो आप कम ले लो, 7 टू 9 के बीच में ले लो। तो ये बहुत अच्छी रेंज है प्यूरिफिकेशन के लिए। यहाँ पर प्रोटीन स्टेबल रहता है और आसानी से प्यूरिफाई आप कर सकते हो उसके ओरिजिनल फॉर्म में। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पर हम रैप अप करते हैं और लास्ट में हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको क्लियरिटी हो जाए आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बारे में। तो एक क्वेश्चन है, ए मिक्सचर ऑफ लाइसिन, aspartic acid, tyrosine and alanine is passed through an ion exchange column at pH 8. What is the likely order of elution of amino acids when eluted with a buffer of reducing pH gradient? सिंपल सी बात है दोस्तों, यहाँ पर देखो, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर हमने यूज़ किया है एनायन एक्सचेंज कॉलम। क्या यूज़ किया है? एनायन एक्सचेंज कॉलम। तो यूज़ कर लेते हैं। ये हो गया आपका कॉलम। एनायन एक्सचेंजर मतलब, एनायन का मतलब नेगेटिव आयन को हमको प्यूरिफाई करना है, तो हमने यहाँ पर पॉजिटिव आयन को यूज़ किया है। एनायन एक्सचेंजर का चार्ज कैसे होता है? पॉजिटिव। तो हमको क्या करना है, इसका ऑर्डर बताना है कि सबसे पहले कौन बाहर आएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद कौन बाहर आएगा, उसके बाद सॉरी सबसे लेट कौन बाहर आएगा। व्हाट इज द लाइकली ऑर्डर ऑफ इल्यूशन ऑफ अमीनो एसिड्स व्हेन इल्यूटेड विद अ बफर। तो सीक्वेंस बताना है हमको एक्चुअली यहाँ पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सीक्वेंस क्या होगा। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज बीट्स है, इस पर कौन बाइंड होगा? नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड। नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड इस कॉलम में बाइंड रह जाएंगे। और जैसे ही यहाँ पर ये जो अमीनो एसिड का मिक्सचर है, ये आप यहाँ डालोगे, है ना, तो सबसे पहले कौन आएगा? पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड विल बी इल्यूटेड फर्स्ट। सबसे पहले पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव बीट्स और पॉजिटिव अमीनो एसिड में रिपल्सन होगा। और सबसे लेट कौन बाहर आएगा? नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड। क्यों? क्योंकि वो उसके बाद बाइंड हो जाएगा। जब हम उसको इल्यूट करेंगे तभी वो बाहर आएगा। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर और लास्ट नंबर पर कौन बाहर आएगा वो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले कौन आ रहा है? पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड। तो यहाँ पर देखो, इस कॉम्बिनेशन में देखो, यहाँ पर टायरोसिन है, लाइसिन है, एस्पार्टिक एसिड है और एलेनिन है। तो सब लाइसिन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड होता है। सबसे पहले कौन बाहर आएगा? लाइसिन। ओके, राइट। उसके बाद यहाँ पर जो सबसे लेट बाहर आएगा वो आएगा आपका एस्पार्टिक एसिड, है ना, राइट। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले कौन बाहर आ रहा है? लाइसिन। और सबसे लेट कौन बाहर आ रहा है? एस्पार्टिक एसिड। तो ये ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, राइट। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो अगर आपका बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल सही है, राइट। तो आज के लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।